Yes, please. Good afternoon, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you are doing well. In the previous lecture, चैप्टर 9 हम लोगों का रनिंग था एंड जिसमें 136, 134 का कुछ पेंडिंग पार्ट क्लियर एंड 137 अभी जस्ट हमने स्टार्ट ही किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे छोटे छोटे सेक्शंस पेंडिंग है, 137 का हाफ पार्ट पेंडिंग है, 138 जो इंटरनल ऑडिट का कॉन्सेप्ट है वो पेंडिंग है क्लियर। इनको कंप्लीट करने के बाद आज एक नया मेन सेक्शन जो चैप्टर 9 में पेंडिंग है, दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, सीएसआर को लेकर क्लियर। वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स मैं बोल सकता हूं कि जो लास्ट अटेम्प्ट के अंदर आई। तो हमारे पास जो कंटेंट गिवन है वो ऑलरेडी अपडेटेड गिवन है क्लियर, बट पहले से और अब से बहुत फर्क, इन्होंने बहुत सारे नए पॉइंट्स सीएसआर के अंदर क्या कर दिए गए, एडअप कर दिए गए। जैसे मेनली जो इन्होंने फोकस किया सीएसआर कमेटी के रिगार्डिंग, इन्होंने काफी कुछ नया यहाँ पे इंक्रीज किया कंटेंट कि सर कंपनी में जिनके ऊपर सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी होगी उनको कमेटी एक अलग से बनानी होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग से एक कमेटी बनाएंगे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस सीएसआर पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन करवाना। एंड बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी हमने पॉइंट रीड आउट किया था कि सीएसआर पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन एंड इनिशिएटिव्स टेकन बाय द कंपनी मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन द बोर्ड रिपोर्ट। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था क्लियर। बट अगर मैं कंटेंट की बात करूं लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग, हमारा रीसेंट टॉपिक जो था दैट इज ऑल अबाउट फाइलिंग को लेकर, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर कि सर जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दैट मींस इंक्लूडिंग सीएफएस, इंक्लूडिंग बोर्ड रिपोर्ट, इंक्लूडिंग ऑडिटर्स रिपोर्ट प्लस नोट्स ऑन अकाउंट्स जो अटैच्ड विद एंड अनेक्स्ड विद होंगे, ये कंप्लीट सेट आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को विद इन सच टाइम, एंड वो टाइम आपने क्या रीड आउट किया कि सर अलग अलग केसेस हैं। अगर आपकी एजीएम हुई क्लियर, फर्स्ट केसेस आपकी एजीएम प्रॉपर वे से कंडक्ट हुई, देन जिस दिन आपकी एजीएम हुई उस दिन से 30 डेज के अंदर आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो सेट है वो फाइल करना होगा विद द रजिस्ट्रार क्लियर। बट सर व्हाट इफ अगर हमारी जो एजीएम है वो एडजर्न होती जा रही है, पोस्टपोन होती जा रही है क्लियर। दो केसेस अलग अलग थे। पहला केस एजीएम हुई तो आपने क्या कहा 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, एजीएम से 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये फाइलिंग करवानी होगी ओके। बट सर व्हाट इफ समटाइम्स आपकी एजीएम सक्सेसफुल नहीं रहती, हुई तो सही ना, सक्सेसफुल नहीं हुई, एडजर्नमेंट हुई, पोस्टपोनमेंट हुई कि नेक्स्ट आगे किसी डेट पे दोबारा फिर बुलाया जाएगा, तो सर आपके पास जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पड़ी हैं अनअडॉप्टेड है ना, अनअडॉप्टेड है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जर्नल मीटिंग के अंदर, एनुअल जर्नल मीटिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अडॉप्शन होनी थी। बट सर हमारी एजीएम सक्सेसफुल ही नहीं हुई, हमारी एजीएम नेक्स्ट डेट को क्या कर दी गई, पोस्टपोन कर दी गई। तो आरओसी ने आपको क्या कहा, जो भी आपके पास अनअडॉप्टेड एफएस पड़ी हैं आप ये हमारे पास फाइल कर दीजिए क्लियर। वहीं से जिस दिन आपकी वो फर्स्ट वाली हुई आप हमें फाइल कर दीजिए, हम उसको प्रोविजनल बेसिस पे ले लेंगे, मैं उसको फाइनल नहीं करूंगा, प्रोविजनल बेसिस पे ले लूंगा। एंड जैसे ही तुम्हारी एडजर्न्ड एजीएम होगी, फाइनलाइज होगा, आपके प्रॉपर वे से अडॉप्शन होगी, देन दोबारा मुझे फाइल कर देना। बट कम से कम फाइलिंग तो करो, प्रोविजनल बेसिस पे ही करवा लो, बट सर फाइलिंग तो आपको करवानी पड़ेगी। तीसरा केस, थर्ड केस में आपने क्या कहा, व्हाट इफ अगर कंपनी ने एजीएम ही नहीं करवाई। सर पहले वाले केस में फिर भी कंपनी करवा तो रही थी, एजीएम तो हो रही थी, वो अलग बात है, एडजर्न्ड हो गई, पोस्टपोन हो गई, सक्सेसफुल नहीं रही, बट करवाई तो थी ना। तब मैंने प्रोविजनल की ऑप्शन तुम्हें दी कि फॉर द टाइम बिंग प्रोविजनल एंड आफ्टर दैट इसको क्या कर देंगे, फाइनलाइज कर देंगे। बट जहां पे तुम एजीएम कंडक्ट करवाने पे ही नहीं आ रहे, तो लास्ट डेट लॉ के अकॉर्डिंग, सेक्शन 92 के अकॉर्डिंग जो आपकी एजीएम है क्लियर, या 96 के अकॉर्डिंग जो आपकी जर्नल मीटिंग है, जिस डेट को होनी चाहिए थी, लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड ऑट टू बी हेल्ड, जिस दिन होनी चाहिए थी, वहां से 30 डेज के अंदर आपके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं चुपचाप उसके रजिस्ट्रार के पास क्या करवाओ, फाइलिंग करवाओ।
ऐसा नहीं है, फिर तो तुम क्या कहोगे, सर अगर एजीएम ही ना हुई तो हमें क्या इस सेक्शन का कंप्लायंस नहीं करना क्या? कंप्लायंस तो करना पड़ेगा। हाँ, बस रिस्पेक्टिव देख लो, एजीएम हुई तो वहां से 30 डेज, नहीं हुई तो जिस दिन होनी चाहिए थी वहां से 30 डेज, एंड अगर एडजर्नमेंट हो रही है तो पहले अनअडॉप्टेड वाले प्रोविजनल बेसिस पे, बाद में उसको अपडेटेड दोबारा दे देंगे। क्लियर? ये सर हमारी समराइज्ड प्रोविजन थी। क्लियर? आफ्टर दैट यहां पे कुछ पॉइंट्स हमारे जो पेंडिंग थे 137 के अंदर, वो पॉइंट क्या था सर? एक एक्सबीआरएल लैंग्वेज की बात हम कर रहे थे, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, जिनकी स्पेशल फॉर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, फाइल होती हैं, और ये हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। क्लियर? तो ये सर नेक्स्ट ऑन पढ़ लेते पहले, फाइलिंग इन एक्सबीआरएल। सर क्या हर कंपनी को इस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में, ये स्पेशल टेक्सोनॉमी होती है, स्पेशल लैंग्वेज होती है जहां पे आपको अपनी एफएस उस वे से प्रिपेयर करवानी होगी, देन आप वहां पे रजिस्ट्रार के पास क्या करवाएंगे, फाइलिंग करवाएंगे। क्या ये सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल है? नो। क्राइटेरिया है, पढ़ लीजिए। द क्लास ऑफ कंपनीज, यस प्लीज। The class of companies as may be notified by CG from time to time shall mandatorily, पहली बात, शेल क्या लिखा हुआ है? मैंडेटरीली, जिसको हम कहेंगे उनको हर हाल में जब भी फाइलिंग आप करवाएंगे एक्सबीआरएल, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में ही आपको अपनी फाइलिंग करवानी होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करनी होगी। ओके, शेल मैंडेटरीली फाइल देयर एफएस इन दिस लैंग्वेज फॉर्मेट। CG may also specify the manner of such filing under such notification for such class of companies। अभी तक ये नहीं बताया कि कौन सी क्लास ऑफ कंपनीज, बट इतना कहा जिसको CG टाइम टू टाइम क्या करेगा, प्रेस्क्राइब करेगा, आपको इस फॉर्मेट में ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या करवानी होगी, फाइलिंग करवानी होगी। ओके, इतना समझ लेते हैं। आगे चलिए सर, ये है क्या? ये जो आप एक्सबीआरएल लैंग्वेज बोल रहे हो, ये क्या फॉर्मेट है, क्या? पढ़िए। इट मीन्स अ स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज। सर वैसे तो देखो सिंपल सी बात, एक ना एडिशनल क्राइटेरिया आपके ऊपर डाला गया, और कुछ नहीं, एक एडिशनल फॉर्मेलिटी आपके ऊपर डाली गई, एंड यूजुअली जो लिस्टेड कंपनीज होंगी या जो थ्रेशोल्ड के अंदर कवर होंगी, एक अलग से तंग करने का बहाना, सिंपल सी बात। क्लियर? नहीं तो नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुमने बना रखी है ना, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर रजिस्ट्रार के पास फाइल कर देते तो क्या दिक्कत थी भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना। बट सर वही बात है कि आप लिस्टेड कंपनी हो, तुम्हारे केस में कोई अलग से कंप्लायंस होना चाहिए, तुम्हारी जो एफएस का फॉर्मेट है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो एक अलग से आपके ऊपर रिपोर्टिंग का वे दिया गया, एक फॉर्मेट दिया गया। एज सच कोई याद रखने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है सर, एक एडिशनल फॉर्मेट है। इनके केस में जो भी एफएस जाएंगी ये इस लैंग्वेज में क्या होंगी, रिपोर्ट होंगी। क्लियर? स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज, यस प्लीज। standardized language for communication in electronic form to express, report or file financial information by company. बाय दी कंपनीज। सर आपको इसी फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करनी होगी। अब पढ़ लीजिए मेन पॉइंट, रूल। ये सेक्शन, ये एक्सबीआरएल का जो पॉइंट है, जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट की बात कर रहे हो, किन किन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, पढ़िए। द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज, The following class of companies shall file their FS and other documents under section 157 of the Act with the registrar in ई फॉर्म। कौन सा? एओसी। सर वैसे भी एओसी 4 तो पहले भी था, एओसी 4 ही हमने रीड आउट करा ना, आज भी है तो एओसी 4 है, बट साथ में एक वर्ड क्या आ गया, एक्सबीआरएल। इनका रिपोर्टिंग लैंग्वेज अलग से। क्लियर? एज पर अनेक्सर 1 नंबर 1, ऑल listed companies with any stock exchange in India and their Indian subsidiaries। क्लियर? कोई भी लिस्टेड कंपनी इंडिया में जो जिस भी स्टॉक एक्सचेंज पे वो लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, जिस भी स्टॉक एक्सचेंज पे वो लिस्टेड है, वो प्लस उनकी जो इंडियन सब्सिडरीज हैं, सबको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग विद रजिस्ट्रार होगी एक्सबीआरएल लैंग्वेज में होगी। पहली बात क्लियर। लिस्टेड पे तो वैसे ही सर, इनको तो वैसे नहीं छोड़ते। आगे कुछ रिलैक्सेशन, नॉट एवरी कंपनी। क्लियर? ये तो क्लियर हो चुका, लिस्टेड कंपनी तो क्लियर है। इनके अलावा पढ़ो, ऑल कंपनीज having traded capital of ₹5 crore or above। अच्छा, वर्ड पब्लिक कंपनी बोल रहा हूं या ऑल कंपनीज बोल रहा हूं? ऑल कंपनीज मतलब प्राइवेट भी, प्राइवेट भी नहीं। यूजुअली आपने वर्ड पता क्या रीड आउट किया हुआ है, प्राइवेट के ऊपर तो पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होती जल्दी जल्दी।
बट सर XBRL रिपोर्टिंग लैंग्वेज जो है, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट जो है, सब पे है। देखो जी, अगर तुम लिस्टेड हो, अगर तो तुम लिस्टेड हो, कोई थ्रेशोल्ड नहीं, तुम्हारे ऊपर लगेगा ही लगेगा। तुम्हारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो रिपोर्टिंग होगी, फाइलिंग होगी, वो XBRL में ही होगी। थ्रेशोल्ड हमने देखनी ही नहीं, लिमिट हमने देखनी ही नहीं है। हाँ, बट अगर तुम लिस्टेड नहीं हो, पब्लिक या प्राइवेट अनलिस्टेड वाले हो, वट क्लियर, देन अगर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल कितने लिखी हुई है, 5 करोड़ रुपए। दूसरा, ऑल कंपनीज हैविंग टर्नओवर ऑफ रुपीज कितना, 100 करोड़ और अबव। एंड लास्ट, ऑल कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, न्यू पॉइंट, देयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स। जिनकी एफएस इंडियस के अकॉर्डिंग टू क्या होती हैं, प्रिपेयर होती हैं, जिनके ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, एप्लीकेबल हैं, आपको भी क्या करवानी होगी, XBRL लैंग्वेज में ही फाइलिंग करवानी होगी। क्लियर? कोई स्टेटमेंट, कोई थ्रेशोल्ड, आप देख लीजिए किसमें कवर अप होंगे। शायद मे बी आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ और अबव हो गई, या मे बी आपकी टर्नओवर कितनी लिखी हुई है, 100 करोड़ और अबव हो गई, या फिर ये भी नहीं है, ना पेड अप शेयर कैपिटल, ना मेरी कोई टर्नओवर, कुछ भी नहीं है, बट मेरी जो एफएस बनती है ना, वो किसके अकॉर्डिंग बनती है, इंडियस के अकॉर्डिंग बनती है। सर आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है, और ये क्लॉज ऐसा क्लॉज है, वंस एप्लीकेबल, दोबारा हटेगा नहीं। एक बार अगर तुम्हारे ऊपर XBRL अप्लाई हो गया, हर बार नेक्स्ट टाइम जब भी है ना, आपके ऊपर क्या होगा, ये आएगा, नेक्स्ट आगे वर्ड हम लिखेंगे, पॉइंट्स के थ्रू क्लियर होगा कि सर इन कंपनीज को नेक्स्ट आगे कंटिन्यूटी में XBRL में ही क्या करनी होगी, रिपोर्टिंग करनी होगी। आपने एक लॉ की थोड़ी इंटेंशन समझो। आपको नहीं लगता कि इस स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में इनसे रिपोर्टिंग लेकर आप मोर कंप्लायंसेस करवा रहे हो कंपनी से, एंड कंपनी एक्ट आपसे 1 साल मोर कंप्लायंस करवा के दूसरे साल कहेगा कि छोड़ दो? क्या कभी कहेगा कि लास्ट टाइम तो जी आपने इतनी अच्छी रिपोर्टिंग लैंग्वेज में वो प्रोवाइड करी और इस साल कह रहे हैं जी रहने दो? कभी नहीं। लॉ की ना इंटेंशन समझो, जहां पे तो आपके ऊपर मोर ट्रांसपेरेंसी आ रही है, लॉ के अकॉर्डिंग कोई बढ़िया सिस्टम लगाया जा रहा है कि और अच्छे वे से परफॉर्म होगा, लॉ कहेगा चलते जाओ, करते जाओ, तुम पे हटेगा नहीं। अगला पॉइंट पढ़, क्या लिखा हुआ है, the above companies shall continue to file their financial statements and other documents though they may not fall under the class of companies specified therein in succeeding years। अब लिख सकते हो once applicable, नेक्स्ट ऑन सर आपको हर सक्सीडिंग ईयर आपको वो क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। क्लियर? सो एक बार अगर लग गया, हर साल आपकी जो रिपोर्टिंग जाएगी वो किसमें जाएगी, XBRL में ही जाएगी। ओके, द companies which have filed their financial statements under the erstwhile rules मतलब कोई पुराने लॉ के अकॉर्डिंग, एंड पुराना लॉ तो सर हमारा कौन सा था, 1956, क्योंकि ये तो 2013 में आया। सर XBRL तो पहले भी था, कौन सा पहली बार नया कॉन्सेप्ट आया, पहले भी तो XBRL रिपोर्टिंग लैंग्वेज होती थी, फॉर्मेट तो पहले भी थे, कोई इशू नहीं सर। अगर तुम पुराने के अकॉर्डिंग भी कंटिन्यू कर रहे थे, जब नया लॉ आया, अच्छा ये थ्रेशोल्ड किस में आई, ये लिमिट्स किस में आई, नए वाले में, 2013 वाले में, या 2015 जब भी अमेंडमेंट आई। क्लियर? क्या जो पुराना तुम कर रहे थे, नए के आने से क्या छोड़ दोगे? ना ना ना, दोबारा लॉ में लिख दिया, कहते अगर तुम्हारी कोई फाइलिंग XBRL की erstwhile रूल्स के अकॉर्डिंग हो रही थी, वो भी पढ़ लो, कौन सा नाम लिखा हुआ है, नेमली द कंपनीज फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स इन XBRL रूल्स, कौन से, 2011। छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू रख, वंस एप्लीकेबल, वही बात, चाहे पुराने के अकॉर्डिंग चल रहा है, चलता जा, नए के अकॉर्डिंग भी नेक्स्ट आगे तेरी जो कंपनी है ना, वो XBRL में ही क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी। आगे पढ़िए, shall continue to file their FS and other documents though they do not fall under the class of companies specified there। मतलब छोड़ा इनको भी। तुम सोच रहे थे जी अब तो नया एक्ट आ चुका, हम तो पुराने के अकॉर्डिंग करनी पड़ती थी, ना ना सर, इसमें भी लिख दिया, चलते चलो, सक्सीडिंग ईयर्स में तुम चाहे फॉल नहीं भी कर रहे, चलते चलो, वंस रिपोर्टेड एवरी टाइम रिपोर्टेड। क्लियर? नेक्स्ट इज द कंपनीज preparing their FS under the company's accounting standard rules 2006 shall file the FS using the taxonomy provided in Annexure 2. Yes. And companies preparing their FS under company's rules 2015 shall file their FS in Annexure 2A। taxonomy word use किया गया ना, taxonomy underline cover,
टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? एक यूटिलिटी, एक सर्विस, एक सुविधा जो एमसीए की ओर से आपको मिल रही है। क्लियर? कि बेसिकली सर इन्होंने ना एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, एक प्रोग्राम बोल सकते हो, जो ना ऑल सेट पड़ा होगा। जैसे कहते नहीं, डाउनलोड करा एमसीए की साइट से, आपने जस्ट उसको क्लिक करना है, इंफॉर्मेशन फिल करनी है, आपकी रिपोर्टिंग लैंग्वेज तैयार। क्लियर? ऐसा नहीं है कि मुझे अलग से, अभी मेरे को थोड़ी कंप्यूटर के काम आते हैं, अपने को क्या पता कैसे लिखना है, मेरे को तो एक्सेल नहीं आता चलाना। सिंपल सी बात। अब मैं सर इतनी हाई फाई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट मैं कैसे बनाऊंगा? आपको नहीं बनाना, टैक्सोनॉमी हम देंगे। वो भी अगर तुम्हारी बुक्स बनती हैं, तुम्हारी एफएस बनती हैं एएस के अकॉर्डिंग, एनेक्स्चर 2। अगर तुम्हारी बुक्स या एफएस बनती हैं इंडियस के अकॉर्डिंग, एनेक्स्चर 2A, वहां जाओ, डाउनलोड करो, टैक्सोनॉमी वहां पे दी हुई है, यूटिलिटी डाउनलोड करो, आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है, ऑलरेडी फॉर्मेट अपने आप बनकर तैयार होगा। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न्स जितनी भी हैं सर, टैक्सोनॉमीज मिलती हैं। एक नॉर्मल पर्सन भी इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकता है। कहीं लिखा नहीं हुआ कि सीए इज ओनली एलिजिबल, कहीं लिखा नहीं हुआ कि सीए ही या प्रोफेशनल ही इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे। इफ यू हैव नॉलेज, आप सर वहां पे क्या करो, यूटिलिटी डाउनलोड करो, वहां पे सिंपल सिंपल रिटर्न क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न है क्या? एक इंफॉर्मेशन ही है कि मेरे पैसे कहां कहां से मैंने इनकम जनरेट करी, वो तो पर्सन खुद भी बता सकता है। हम लोग भी सिंपल एक बात बताओ, मोस्टली हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हमें क्लाइंट इंफॉर्मेशन देता है, हम उस इंफॉर्मेशन को पुट कर रहे हैं। वो तो खुद भी कर सकता था, वो तो खुद भी कर सकता था, बट वही है ना, उनको विश्वास नहीं होता या नॉलेज नहीं होती, उनको डर होता है कहीं गलती से ना भर दें। क्लियर? ऐसे आते हैं केस, ऐसे बहुत होते हैं। एम्प्लॉयज को ना आदत होती है, या जो सरकारी डिपार्टमेंट वाले होते हैं उनको आदत होती है, खुद पहले पंगा ले लेंगे, ठीक है ना, गलत भर लेंगे, गलत भर ली, वो सर रिवाइज्ड करवा लीजिए। मैं कहा जी क्या हो गया, पहले मैं ना वो गलत भर दी, किसने कहा था भरने के लिए? अब भी तो पैसे देने आया ही है, अब भी तो फीस देकर ही जाएगा, तू बेटर है। बट मोस्ट ऑफ एम्प्लॉयज जो काफी टाइम से फिलअप कर रहे हैं, जिनको स्टार्टिंग से नॉलेज है, सर कुछ नहीं है, जस्ट आपने इंफॉर्मेशन ही देनी है इनकम टैक्स को, अथॉरिटीज को, एंड उसके अकॉर्डिंग टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, पेमेंट करनी है, बात खत्म। वो टैक्सोनॉमिस वो भी प्रोवाइड करते हैं। सेम चीज एमसीए वाले भी आपको क्या करते हैं, टैक्सोनॉमिस प्रोवाइड करते हैं। आपने जस्ट उस यूटिलिटी को यूज करना है एंड आपका वो रिपोर्टिंग लैंग्वेज ऑलरेडी क्या होगा, तैयार होगा। नेक्स्ट इज नॉन बैंकिंग, दैट मींस एनबीएफसी, HFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, एंड कंपनीज एंगेज्ड इन द बैंकिंग बिजनेस ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस आर, क्या लिखा हुआ है, एग्जम्प्टेड, आर एग्जम्प्टेड। मतलब सर एनबीएफसी, दूसरा क्या है HFC, एंड बाकी जो भी बैंकिंग इंश्योरेंस वाले हैं, क्लियर, बैंकिंग इंश्योरेंस वाले हैं, इनके ऊपर भी सर ये एप्लीकेबिलिटी नहीं है। इनका तो नॉर्मल नॉर्मल रिपोर्टिंग होगी जैसे पहले चलती आ रही। क्लियर? सो यहां पे हल्का सा याद रखने वाला पॉइंट क्या था, इसकी थ्रेशोल्ड्स। नंबर 1, अगर आप लिस्टेड हो किसी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया पे एंड आपकी इंडियन सब्सिडरी पे भी एप्लीकेबल होगा। नंबर 2, चलो लिस्टेड तो नहीं है, आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ और अबव है, टर्नओवर 100 करोड़ और अबव है, या इसमें भी नहीं आते, बट आपकी जो बुक्स एफएस बनती हैं वो इंडिया के अकॉर्डिंग टू बनती हैं, सर आपको एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज फॉर्मेट में ही एफएस की फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार, वो विद इन द टाइम 30 डेज व्हाटएवर जो भी था। क्लियर? 30 डेज के अंदर आपको क्या करवाना होगा, कंप्लीट। एंड आपका जो स्पेशल फॉर्म है that is named AOC 4XBRL, हुआ क्लियर? नेक्स्ट इज पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। एंड सर अगर इस सेक्शन का कंप्लायंस नहीं करते, क्योंकि ये मोर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आपको दिया गया था, अगर आप ये नहीं करते तो नेचुरली पनिशमेंट तो मिलेगी मिलेगी। पढ़िए, if a company fails to file the FS before the expiry of the period specified in the section, the punishment shall be as follows. Number 1, the company shall be liable to a penalty of ₹10,000 and in case of continuing failure with the further penalty of ₹100 for each. ये इनका सिस्टम बढ़िया क्या करते हैं जी, अल्टीमेट वन टाइम तो लेंगे ही लेंगे, बाकी सर पर डे के बेसिस पे जब तक कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हमें पता तुम सुधरने वाले नहीं, पर डे के बेसिस पे मल्टीप्लाई करते जाओ। क्या 100 फॉर ईच डे ड्यूरिंग सच फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कहां तक, 2 लाख तक। कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। क्लियर? आप ये मान लो अल्टीमेटली जब तक नहीं फाइल करवाओगे हम तो पेनल्टी लेंगे, और ये सारी भरनी पड़ती है। एमसीए वाले बड़े स्ट्रिक्ट हैं,
कल परसों की बात है, एक क्लाइंट नया आया, उसके केस में एलएलपी के केस में आपने रीड आउट कर रहे हो ना, एनुअल रिटर्न फाइल करनी जरूरी है, फॉर्म नंबर 8, फॉर्म नंबर 11, लास्ट 2 साल का भरा ही नहीं। 2 लाख रुपए पेनल्टी भरी है उसकी, क्योंकि उनकी पर डे के बेसिस पे कितनी है, 200 पर डे, 100 ईच फॉर्म का 2 लाख रुपए पेनल्टी भर रहे हैं, अगली भरनी पड़ेगी। डिफॉल्ट सही नहीं होगा, एंड डिफॉल्ट अगर सही नहीं होगा वो आपको वर्क ही नहीं करने देंगे। वो आपने पढ़ा था एलएलपी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, भरनी तो पड़ेगी सर, भरनी तो पड़ेगी, नहीं करोगे तो वो क्या करेंगे सर, अल्टीमेटली आपको बंदी करवा देंगे। ऐसे भी केस होते हैं। उनको नोटिस नहीं, उनको पता ही था कि हमारा डिफॉल्ट है, उनको पता था, उनका कोई मिस्टेक थी जिसके कारण डिले होता गया। हाँ, जो भी रजिस्टर्ड आपका है, आने की जरूरत ही नहीं है, नोटिस भेजेंगे, नहीं सीधा फिर लास्ट नोटिस आएगा बंद होने का, तो वो आपको कम्युनिकेशन प्रॉपर मिलेंगे सारे। तो ये सारे सर भरने पड़ते हैं ये, नहीं तो अदरवाइज वही है लास्ट ऑप्शन, तो फिर वो क्या करेंगे, वाउंड अप भी करवा सकते हैं किसी भी तरह से, सारी पावर्स है उनके पास। क्लियर, नेक्स्ट आगे, यस द मैनेजिंग डायरेक्टर, अच्छा ये तो कंपनी पे था, एमडी कहां गया पकड़ो, द एमडी एंड सीएफओ, क्योंकि सर एफएस के साथ कंसर्न सेक्शन 129 में एफएस के साथ कंसर्न सीईओ नहीं सीएफओ होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है। यस, ऑफ द कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ रुपीज कितना, इस पे भी 10,000, एंड इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट 100 पर डे, मैक्सिमम कितना 50,000, थोड़ा सा रिलैक्सेशन, बट फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर इनकम टैक्स में, अभी आप नेक्स्ट वन पढ़ेंगे, इनकम टैक्स में रेपुटेशन तो छोड़ो बाहर में, क्लियर, इनकम टैक्स में जब आप पीजीबीपी सेक्शन पढ़ेंगे ना, अभी हाउस प्रॉपर्टी या वो बड़ा होगा आपकी सैलरी, नेक्स्ट वन जब पढ़ेंगे हेड, उसमें सर जितने फीस एंड फाइन्स है ना, अलाउड ही नहीं है, खर्चा अलाउड ही नहीं है, एंड खर्चा अगर अलाउड नहीं होगा, प्रॉफिट्स क्या होंगे, हाई, एंड तुम्हारे पे तो वैसे ही फ्लैट टैक्सेशन है 25%, तो तुम्हारा क्या होगा, टैक्स एक जगह नहीं, स्वाद हर जगह देंगे, समझ गए ना। तो यहां से नहीं, उधर भी आपको अलाउ नहीं करने देंगे। कोई अच्छे काम थोड़ी कर रहे हो कि जो हम आपको अलाउ करेंगे, जी हमारा 2.5 लाख रुपए खर्चा हो गया, लो बुक्स में डेबिट कर लो, किस बात का डेबिट करो, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए ना, ये जितनी फीस फाइन्स पेनल्टीज होती हैं सारी बाहर, डिसअलाउ सर, हम नहीं अलाउ करने देंगे ये एक्सपेंडिचर। अपनी इनकम बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओ, तुम बुक्स में डाल रहे हो ना, हम तो मान ही नहीं रहे, हम तो उस एक्सपेंस को मानते ही नहीं है, ओनली दैट एक्सपेंडिचर आर अलाउ। क्लियर, जो इनकम टैक्स आपको क्या करेगा, अलाउ, ये थोड़ी तुम अपनी मन मर्जी से, ऐसे तो कल को मैंने अपने प्रॉफिट्स डाउन करने हैं, 4 लाख की पेनल्टी भर दूं कि लो जी बुक्स में क्लेम कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे, प्रॉफिट मेरा डाउन हो जाएगा, ये काम थोड़ी चलेगा सर। इसीलिए सोच समझकर ईच एंड एवरी स्टेप डेली देखना पड़ता है कंपनीज के केस में, इसीलिए हमारे नंबर ऑफ काम बढ़ जाते हैं कि डेली आके तो एक बार ना सारी कंपनीज पे नजर मारनी पड़ती है, किस कंपनी में क्या चल रहा है, किस क्लाइंट का क्या चल रहा है। कई बार तो मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते याद आता है उसका फॉर्म ये रह गया कि उसके इतने के बिल कटवाने थे, उसका ये जीएसटी भरना था, ये बातों बातों में ये चीज याद आती है, इसीलिए सर ये सारा हैक्टिक शेड्यूल बन जाता है। नेक्स्ट इज, पढ़िए, इन केस there is no MD and CFO, a director who is charged by the board with this, अगर एमडी नहीं है, सीएफओ नहीं है, कोई तो होगा तुम्हारे वहां पे जो एफएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठा था, सेक्शन 129 का लास्ट पॉइंट, एनी पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड टू टेक अप दिस चार्ज, कि एफएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, उसको लेकर आओ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ऊपर पनिशमेंट ये लगेगी। क्लियर, हाउएवर इफ नो डायरेक्टर इज सो चार्ज, सबको उठा लो सबको उठा लो, ऑल द डायरेक्टर्स, तुम्हारा तो कोई सिस्टम ही नहीं है, ना तुमने कोई पर्टिकुलर पर्सन रखा हुआ, ना तुम्हारे कोई सीएफओ, ना कोई ऑथराइज्ड पर्सन, सबके सब लायबल, ऑल द डायरेक्टर्स। लास्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल बी लायबल टू पेनल्टी। हुआ क्लियर? 137, फाइलिंग ऑफ एफएस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार, एंड नंबर ऑफ टाइम ये सेक्शन आपके पास बार बार आएगा, जहां पे वर्ड एनुअल फाइलिंग आएगा वहां पे 2 सेक्शंस आते हैं, 92 एनुअल रिटर्न एंड 137 फाइलिंग ऑफ एफएस। क्लियर, आगे चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है एचएफसी के रिलेटेड, वो तो हम पढ़ ही चुके कि सर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इनके ऊपर ये एक्सबीआरएल का पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट इज इंटरनल ऑडिट सेक्शन 138, नाम से ही क्लियर है, ऑडिट मींस पहली बात
एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स या एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्लियर। एंड इंटरनल का मतलब क्या हुआ सर, कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने लिए एक इंटरनल ऑडिट करवा रहे हैं। ये कोई बाहर का स्टैट ऑडिट नहीं है, स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं है, क्लियर, जो हम लोग बाद में करते हैं। ये सर आपकी कंपनी खुद करवा रही है ताकि टाइम टू टाइम उनको गाइडेंस मिल सके, टाइम टू टाइम उनकी जो मिस्टेक्स हैं वो पता लग सके, जो कोई फ्रॉड एंड एरर्स हैं उनको डिटेक्ट कर सके, एंड अर्ली बेसिस पे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो सके। बहुत सारे मोटिव्स होते हैं, बट सर क्या इंटरनल ऑडिट करवाना हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है? नहीं, कुछ के ऊपर देखो, करवाना चाहो तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, तुम अपना इंटरनल ऑडिट करवा रहे हो, बट नेचुरली करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा, आपको लॉ के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है या नहीं है, देन वहां पे 138 क्या होगा, अप्लाई होगा। कि कुछ कंपनीज जिनको मैं बता के जा रहा हूं, आपके केस में तो इंटरनल भी, एक्सटर्नल तो वैसे ही होना है, वो तो होना ही होना, स्टैट ऑडिट वो तो छोड़ दो, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है ना वो तो होएगा ही होएगा। कंपनी ऑडिट वो तो लॉ में लिखा हुआ है कि एवरी कंपनी का स्टैट ऑडिट होना मैंडेटरी है, वो तो होएगा ही होएगा। बट जो मैं बता के जाऊंगा लिमिट्स के अकॉर्डिंग, आपको इंटरनल ऑडिट भी करवाना है, नहीं अदरवाइज अगर तुम इन लिमिट्स में फॉल नहीं करोगे जो हम आगे रीड आउट करने वाले हैं, इंटरनल ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी। तुम करवाना चाहते हो अपनी ओर से, अच्छी बात है, करवाती भी हैं मोस्टली कंपनीज, या मोस्टली जैसे ऑनर्स हैं, क्लियर। अब अगला मैनेजमेंट है जी, मैनेजमेंट कहते हैं सर हमें कौन सा हर चीज पता होगी, कहां पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हम अपनी सेफ्टी साइड के लिए एक इंटरनल ऑडिट करवाना चाहते हैं, करवाओ, बढ़िया बात है। कोई गलतियां होंगी, कुछ सुजेशंस होंगे, टाइमली एक्शन तो ले पाओगे, क्लियर। पढ़िए एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 138। सबसे पहले Section 138 shall apply only to such classes of companies as may be prescribed. सेक्शन तो उन पे ही लगेगा जिन पे प्रिस्क्राइब किया। तुम वॉलंटरली करवाना चाहते हो, करवाओ सर, कोई दिक्कत नहीं है, सीए साहब को पैसे ही मिलेंगे, हमें तो फीस ही मिलने वाली है। बट रियलिटी में मैनेजमेंट करवाती है, क्योंकि जिनके सर ऑनर्स, डायरेक्टर्स वेरियस अलग अलग काम में इन्वॉल्व हैं, सर इतना ध्यान किसी को नहीं दिया जाता कि कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्लियर। फिर उस केस में वो क्या कहते हैं, टू कीप चेक ऑन माई एम्प्लॉयज, कि मेरे एम्प्लॉयज सही वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। टाइमली एक्शन लेने के लिए, प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन करने के लिए सर आपका इंटरनल ऑडिट करो। कोई नहीं यार, खर्चा ही है, 20-50 हजार का खर्चा ही है, दे, बट काम करो। और अपना बंदा पहले बता दे, इंटरनल ऑडिटर बता दे अपनी गलतियां क्या हैं, वो ज्यादा अच्छा है। बाहर का जब आएगा ना, स्टैट ऑडिटर आएगा, वो नहीं छोड़ेगा, उसने सीधा अपनी क्या देनी है, ऑडिट रिपोर्ट देनी है, और वो किसको जाएगी, ऑनर्स को जाएगी। वो किसको जाएगी, ऑनर्स को। ये रिपोर्ट जो जाएगी किसको जाएगी, मैनेजमेंट को जाएगी। शुक्र मनाओ अगर गलतियां पता लगती हैं, कोई टाइमली करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, ले लो, समझ गए ना। एंड कुछ के ऊपर तो वैसे ही लो एप्लीकेबल है, जो 138 के अंडर कवर्ड हो जाएंगे, तुम्हें तो करवाना ही करवाना है, क्लियर। यस, फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज शैल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 138। नंबर 1 कौन पढ़िए जी, लिस्टेड, क्लियर। लिस्टेड होना गुनाह हो गया, वो हिसाब है कि अल्टीमेट तुम्हें नहीं छोड़ेंगे सर, आप तो ऑलमोस्ट 99% सेक्शंस में क्या हो, कवर्ड, क्लियर। एंड हर सेक्टरल रेगुलेटर्स के अंदर आप कवर्ड हो, आपको तो कंप्लायंस ही कंप्लायंस करनी, क्लियर। नेक्स्ट इज, तभी तो सर इनका जो ऑडिट होता है ना लिस्टेड कंपनीज का, इवन इन्वेस्टर्स की कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, कि अगर लिस्टेड कंपनी का ऑडिट बिग 4 करेगी ना, तो हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, नहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे। बाबूजी मैंने आपकी कंपनी में 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है, 50 करोड़ रुपया, 5 रुपए नहीं है, 50 रुपए नहीं है, मैं कैसे इन्वेस्ट कर दूं। एक नॉर्मल से सीए से करवा के साइन ले आए, लो जी बैलेंस शीट, मैं कैसे मान लूं उसकी ऑथेंटिसिटी, हम नहीं मानेंगे। एंड आप लिस्टेड कंपनी हो, कुछ छोटी मोटी कंपनी नहीं हो, अगर तुम्हारी कंपनी का ऑडिट बिग 4 साइन करेगी, मैं आज ही पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हूं। ये पहली कंडीशंस होती है कईयों की। फॉरेन से जितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है, पहली कंडीशन क्या, ऑडिट कौन करेगा। हम थोड़ी इंडिया में आएंगे, आप हमें ईयरली क्या बताओगे, रिजल्ट, हम कैसे मान ले वो रिजल्ट सही है।
ऑडिट कौन करेगा उसका? हु इज योर ऑडिटर? सर हमारी EY ऑडिट करेगी, KPMG ऑडिट करेगी, ओके, बिग फोर करेगी, डन, कितनी इन्वेस्टमेंट है, करो। क्योंकि मुझे उनकी अकाउंटेबिलिटी, उन लोगों की रिलायबिलिटी पता है कि सर वहां पे जो ऑडिटर्स बैठे हैं ना, वो तो वैसे ही ना सर कोई चीज छोड़े। और EY या बड़े बड़े बिग फोर किस बात की इतनी फीस ले रहे हैं? इसी बात की वो चार्जिंग ले रहे हैं कि अगर कोई कंपनी का अकाउंट हम करेंगे, किसी कंपनी का अगर हम ऑडिट करेंगे, ऐसे नहीं 5 करोड़ रुपए फीस ले रहे हैं, किसी बात की ले रहा हूं। आपका ना एक सिंगल सिंगल वर्ड भी कितनी बार चेक होगा आपको नहीं पता। अब मेरे तो फ्रेंड्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, हमारा तो सारा सर्कल ऑलमोस्ट बिग फोर में है। अब उनको पूछते हैं, जब भी देखो तुम्हारी एक ही कंपनी का काम चल रहा होता है, ऐसा क्या काम है? मैंने 10 कंपनी को कर दिया। कहता यही तो फर्क है। हमारे में एक ही कंपनी की चेकिंग 10 बंदे करेंगे कम से कम, बार बार रिव्यू, एक ही चीज को उठाएंगे। एक बार तो मतलब पर्सन ना पागल हो जाए यार, क्या मतलब, क्योंकि वो जितनी बार चेक कर रहे हैं ना, उतनी बार उनको एश्योरेंस ज्यादा आ रही है। एंड वो चलते हैं जी कंपोनेंट वाइज। एक पर्सन एक ही काम करेगा, अकेला बोरोइंग्स तुमने देखनी है, मतलब पूरी FS में से एक वर्ड उठा के तुम्हें दे दिया। एंड वो एक वर्ड ऐसे ही नहीं दिया, उसके अकॉर्डिंग जो तेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, इंड एस एप्लीकेबल है, जो जहां एप्लीकेबल है ना, सारे कंप्लायंस पूरे करके लेके, चेक करके लेके आ, पूरे नहीं, चेक करके लेके आ कि कंपनी ने करा या नहीं करा। इसीलिए सर लिस्टेड कंपनी में तो वैसे नहीं छोड़ने वाले, बिकॉज पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड इन द लिस्टेड कंपनी। एंड यहां से कोई गलत वर्ड बाहर जाना, दैट मीन्स पब्लिक को मिसलीड करना। एंड वहां पे तो पनिशमेंट वैसे ही सर बहुत ज्यादा हार्ड है। इसीलिए सर अपनी वर्किंग बढ़ जाती है। नेक्स्ट आगे, या फिर चलो अगर तुम कौन सी कंपनी हो, अनलिस्टेड हो, बट कौन सी, पब्लिक, प्राइवेट का नीचे है, अनलिस्टेड, पब्लिक, देन आपके पास 4 लिमिट्स, एंड चारों में से कोई एक अगर तुमने सक्सेसफुल कर दी, चारों में से, क्योंकि हर जगह वर्ड देख क्या लिखा हुआ है, और, क्या वर्ड लिखा हुआ है, और, चारों में से किसी में भी फॉल कर गए ना, देन सर आपके ऊपर इंटरनल ऑडिट की प्रोविजन एप्लीकेबल होगी। आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना होगा एंड वो आपकी कंपनी की ऑडिटिंग करेंगे। ओके, पढ़िए पहला, Outstanding deposits of rupees 25 crore or more at any point of time. एट, अंडरलाइन, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पहले सर एक चीज हमेशा समझा करो, जब भी थ्रेशोल्ड लिमिट हम चेक करते हैं ना, जब भी थ्रेशोल्ड लिमिट हम चेक करते हैं, करंट ईयर की थोड़ी चेक करोगे। करंट ईयर तो तुम्हारा चल रहा है, ये किसके बेसिस पे चेक होता है, प्रीवियस, जो तुम्हारा प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो चुका ना, क्लियर। अब जैसे मैंने इस साल का डिसीजन लेना, ये अपना रनिंग कौन सा है, 21-22, 2021-22 रनिंग है ना, 21-22 में इंटरनल ऑडिट करवाना होगा या नहीं होगा, यू हैव टू चेक द बैलेंसेस एट 31 मार्च 21, जो तुम्हारा प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ, कंप्लीट। ओके, बट इसमें भी ना एक वर्ड और है, क्या लिखा गया, एट, क्या लिखा गया, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट 31 मार्च। डिपॉजिट्स के केस में, एंड एक यहां पे ये देख नीचे थर्ड केस में, यहां पे भी क्या लिखा गया, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, लोन्स बोरिंग के केस में, इन दो वर्ड्स के केस में 31 मार्च नहीं देखनी कि जी 31 मार्च 21 को प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर को मेरी FS में जो बोरिंग्स हैं वो तो 100 करोड़ से नीचे हैं, या मेरे जो डिपॉजिट्स हैं वो तो 25 करोड़ से नीचे हैं। मैं कह सर मैंने ना आई थिंक सो लॉ आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, मैंने आपको ना प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो कहा, बट साथ में एक वर्ड क्या लिखा था, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, साल में, पूरे साल में, सिर्फ इन दो पॉइंट्स को लेकर, इन दो में, बाकी दो में नहीं, इन दो में, पूरे साल में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कंडीशन ब्रीच हुई या कंडीशन क्वालिफाई हुई, जिसको तुम जैसा भी वर्ड यूज करते हो, कि 25 करोड़ से ऊपर गया या बोरिंग 100 करोड़ से ऊपर गई, तुम्हारे पे इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है। बेशक 31 मार्च 21 को तेरी बोरिंग्स 90 करोड़ है, तेरे डिपॉजिट्स 20 करोड़ है, मैंने तो कहा ही नहीं कि 31 मार्च को देखो, मैंने वर्ड क्या कहा था, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कभी भी पूरे साल में, इन सिंपल वर्ड्स में कहूं कि सर 20-21 में, इन दो पॉइंट्स को लेकर 20-21 में कभी भी आपकी डिपॉजिट्स 25 करोड़ और मोर एंड आपकी जो बोरिंग्स हैं 100 करोड़ और मोर हुई, तो आपके ऊपर इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है। वो उलझाएगा,
दोबारा तुझे कंफ्यूज करेगा, बार बार कहेगा बट तेरी 31 मार्च को जो बोरिंग्स है वो तो 90 करोड़ है, तेरे जो 31 मार्च को डिपॉजिट्स हैं वो तो कितने हैं जी, 22 करोड़ है। मैं कह जितने मर्जी हो, मुझे बस ये बताओ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम क्या कभी क्रॉस करे, क्योंकि इन दो वर्ड्स के लिए मुझे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देखना है। बट आगे पढ़ियो, पेड अप शेयर कैपिटल, paid up share capital of rupees 50 crore or more during the preceding अब यहाँ पे क्या देखना है, अब यहाँ पे क्या देखना है, 31 मार्च को, क्योंकि यहाँ पे वर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं लिखा गया, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल और एक नीचे आप देख रहे होंगे टर्नओवर, पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर। यहां पे जो डाटा आपने देखना है प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे 31 मार्च 2021, क्लियर। ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ हो हमें को मतलब नहीं, यहां पे तो सर हम क्या देखेंगे, क्लोजिंग बता, क्लोजिंग डेट को कितना था, एंड पेड अप शेयर कैपिटल कितनी कही 50 करोड़ और मोर, एंड टर्नओवर कितनी कही 200 करोड़ और मोर। देखिए इसने लाइन वाइज लगाए हुए 25, 50, 100, 200। 25 क्या थे, डिपॉजिट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आपका 50 क्या था, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, क्लियर। एंड 100 क्या था, बोरिंग्स फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिस जहां से भी आपने लिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एंड लास्ट क्या था, टर्नओवर, टर्नओवर कितनी थी 200 करोड़। चारों में से कोई भी सेटिस्फाई करवाया, डेट आपको बता चुका कौन सी कब देखनी है, क्लियर। पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर साल के लास्ट में, बोरोइंग्स एंड डिपॉजिट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्लियर। देन आपके ऊपर सर ये इंटरनल ऑडिट क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्राइवेट कंपनी के केस में थोड़ी सी रिलैक्सेशन, इतना डीपली नहीं गए, यहां पे दो ही कंडीशंस हैं, एक एलबी लोन्स बोरिंग्स, एक टर्नओवर, क्लियर। 100 करोड़ एंड 200 करोड़, एलबी लोन्स बोरिंग्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सेम पॉइंट, एंड टर्नओवर 200 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल। हुआ क्लियर, इनमें फॉल करोगे तुम्हें इंटरनल ऑडिट करवाना होगा ही होगा। ओके, लीगल रिक्वायरमेंट्स, यस प्लीज। every company to which section 130 is applicable shall appoint an internal auditor. आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना होगा। नंबर 2, इंटरनल ऑडिटर शैल कंडक्ट द इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, मतलब जो भी इंटरनल ऑडिट के फंक्शंस या जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारे परफॉर्म करेगा, क्लियर। द इंटरनल ऑडिटर शैल बी, पहली बात शैल बी, इनमें से ही होना चाहिए, क्लियर। कौन, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, यूजुअली तो ऑडिट के लिए तो हम ही माने जाते हैं, और दूसरा कॉस्ट अकाउंटेंट, सीएमए जिसको आज की डेट में बोलते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट की भी वैल्यू इंक्रीज की गई, क्लियर। नेक्स्ट इज सच अदर प्रोफेशनल एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड, और बाकी सर कुछ जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि सीए साहब को ही रखना है या कॉस्ट अकाउंटेंट को ही रखना है, कोई भी प्रोफेशनल, क्योंकि तो इंटरनल ऑडिट है, ये कौन सा कोई एक्सटर्नल है, ये कौन सा कोई स्टैट ऑडिट है, सीएस भी कर दे, प्रोफेशनल तो है ही है, एसीसीए कर दे, प्रोफेशनल तो है ही है, जिसको भी बोर्ड क्या करेगा, ऑथराइज करेगा, क्योंकि वैसे भी सर इंटरनल ऑडिट तो है, ये कौन सा रिपोर्ट बाहर जानी है, ये रिपोर्ट तो कहां जाएगी, कंपनी में ही रहेगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई अदर प्रोफेशनल भी है ना जिसको बोर्ड सोचता है कि ये बंदा कैपेबल है, करवा लो, कोई इशू नहीं है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट, एंड लास्ट सच अदर प्रोफेशनल जिसको भी बोर्ड क्या करेगा, ऑथराइज करेगा। नेक्स्ट इज द इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कोई जरूरी नहीं है कि बाहर से ही किसी को बुलाना, तुम्हारी कंपनी का, तुम्हारी इंटरनल कंपनी का ही सीए जो रखा हुआ है हमने नॉर्मल पर्पस के लिए, या कॉस्ट अकाउंटेंट या कोई अदर प्रोफेशनल, उससे करवा लो। हमने कब कहा कि आउटसाइड से ही कोई पर्सन आएगा, हमने तो कभी नहीं कहा, मैंने तो कहा जी मे और मे नॉट बी, एम्प्लॉय हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। एंड नेक्स्ट इज द इंटरनल ऑडिटर मे बी एन इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो या बॉडी कॉर्पोरेट हो, कोई भी हो, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि ये सारे जो डिस्क्वालिफिकेशंस है ना, ये स्टैट ऑडिट के केस में लगते हैं, इंटरनल ऑडिट के केस में नहीं लगते, क्योंकि स्टैट ऑडिट के केस में आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत मस्ट है। एक चीज बता, तेरे को नहीं लग रहा कि अगर कंपनी का एम्प्लॉय इंटरनल ऑडिट करेगा, क्या वो कंपनी के रिगार्डिंग गलत देगा रिपोर्ट? क्यों बताओ? क्योंकि सर उसका कंपनी में इंटरेस्ट है ना, क्योंकि वो कंपनी का ही एम्प्लॉय है, कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं उसका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि मैं कंपनी का एम्प्लॉय होके कंपनी को गालियां निकालूंगा, कंपनी को मैं रिपोर्ट गलत दूंगा कि आप तो ऐसा कर रहे हो जी, वैसा कर रहे हो, मेरे को मन करे कल से काम से निकाल दे। ये भी तो सकता है। आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट होके काम नहीं कर रहे? सर इंटरनल ऑडिट है चलेगा, एक्सटर्नल ऑडिट होगा ना, जब स्टैट ऑडिट जब होगा तब नहीं सर। तब ये सारे जो तुम पढ़ रहे हो ना, मे और मे नॉट अलाउ कर दिया, ऐसा कर दिया, वहां पे नहीं, वहां पे क्लियर डिस्क्वालिफिकेशंस लिखी हुई हैं कि ऑडिटर इन पॉइंट्स में कवर अप नहीं होना चाहिए। कि हम तो ये चाहते हैं एक्सटर्नल ऑडिट जो करने आए, बाहर का पर्सन जो करने आएगा वो बाहर का ही होगा, अंदर का कोई पर्सन नहीं होगा। कि आपका कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां पे तुम्हारा कंपनी के साथ कोई इंटरेस्ट है, कंपनी के साथ कोई स्टेक है, तुम वहीं पे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते, वहीं पे तुम्हारी ओपिनियन गलत हो जाती है, वहीं पे आप किसी की जजमेंट के, किसी की विशेष के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, अपनी जजमेंट दे लो। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं जी इंडिपेंडेंट ऑडिट हो। बट सर इतनी इंडिपेंडेंस इंटरनल ऑडिट में नहीं रखी गई। ठीक है, कोई इंप्लॉय भी कर सकता है, आउटसाइड का, इनसाइड का, पार्टनरशिप फॉर्म हो, कोई भी हो, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट आगे, a chartered accountant, A chartered accountant may be appointed as an internal auditor whether or not he is engaged in practice. बिल्कुल। अच्छा, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जो सीए पर्सन है वो इन प्रैक्टिस ही होना चाहिए। अगर मान लो कोई नॉर्मल सीए तो हो, मेंबर तो है, वो आईसीए बॉडी का मेंबर तो है ना। एक होता है प्रैक्टिस करने वाले, जिनके पास अलग से सीओपी भी है। अब एट प्रेजेंट आई एम मेंबर ऑल्सो एंड आई हैव सीओपी ऑल्सो, क्लियर, मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूं, क्लियर है। तो इन दैट केस कुछ जरूरी नहीं है कि मैं ही करूंगा जिसके पास सीओपी होगा, नहीं नहीं सर। अगर नॉर्मल सीए को मेंबर भी है ना, सिंपल, जिसके पास प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट नहीं है, वो भी इंटरनल ऑडिट तो कर सकता है। जैसे नॉर्मल सीएस जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जो जॉब कर रहे हैं, वो भी आगे किसी का इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अलग से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, डॉक्टर्स जो क्लिनिक ओपन करते हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ता है। एंड जब तक आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, नाम क्या के डॉक्टर तो लगा ले, बट क्लिनिक ओपन नहीं करने देंगे। लगाई जा रहा टीके जगह पता लगी क्लिनिक ओपन करके बैठा, सीओपी तो है नहीं तेरे पास प्रैक्टिस करने का, नहीं नहीं मेंबर हो, ठीक है, आपकी इच्छा। इतना बड़ा टेस्ट तो ले लिया, मसा तो डिग्री दे रहे हैं, और क्या करेंगे, इसके लिए अलग कुछ नहीं है, बहुत है जो है। हाँ वो आपकी इच्छा है। एक्चुअली क्या है, हर पर्सन को हम देखो, ये इंस्टीट्यूट की ओर से है, हर पर्सन को वो नहीं कहते आप प्रैक्टिस करो। आप अपना स्कोप अगर कहीं दूसरे फील्ड में बनाना चाहते हो, बनाओ। बट इतना पता है जी, जो पर्सन प्रैक्टिस करेगा वो हमारे ऑथराइज्ड होना चाहिए, हमारी नजर में होना चाहिए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। भाई कल को तेरे द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट, तेरे द्वारा इशू की गई रिपोर्ट को तभी हम मानेंगे अगर एज पर आईसीआई आप प्रैक्टिस कर रहे हो। समझ गए ना। अब ऐसे तो मान लो कल को आप सीए बन गए, साइन करके आप दे दो, पर वो वैलिड थोड़ी माना जाएगा, बिकॉज यू डोंट हैव सर्टिफाइंग पावर। when will you have a certifying power? when you have a certificate of practice. तो इंटरनल ऑडिट के केस में कोई चक्कर नहीं है सर, अगर आपके पास सीओपी नहीं भी है तो भी चलेगा, इंटरनल ऑडिट है ना। आगे चलिए, यस। A cost accountant may be appointed as an internal auditor whether or he सेम केस, इनके केस में भी, कि इनके पास भी सीओपी है या नहीं है, डजंट मैटर, कोई इशू नहीं है। नॉर्मल पर्सन भी, नॉर्मल मेंबर भी इंस्टीट्यूट का इंटरनल ऑडिट कर सकता है। नेक्स्ट इज मैनर एंड इंटरवल। manner and interval of internal audit. CG may by rules prescribe the manner and the intervals in which the internal audit shall be conducted and reported to the board. ये सेंट्रल गवर्नमेंट आपको टाइम टू टाइम क्या बताएगा, रूल्स बताएगा इस रिगार्डिंग टू, क्लियर, कि कैसे उसकी रिपोर्ट बनेगी, किसको रिपोर्ट करना है, क्लियर, ये सारे फॉर्मेट्स। And the audit committee of the company, yes, the audit committee of the company or the board shall in consultation with the internal auditor formulate the scope, functioning, periodicity and methodology for conducting the internal audit. और वैसे भी सर देखो, ये तुम्हारा अपना ऑडिट है ना, जो मैनेजमेंट करवा रही है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करवा रहे हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और या फिर तुम्हारी अगर ऑडिट कमेटी है, अगर बनी हुई है तुम्हारे यहाँ पे, वो प्लस जिसको तुमने अपॉइंट करना है, तीनों मिलकर बैठो, अपनी फंक्शनिंग, स्कोप, मेथोडोलॉजी, पीरियोडिसिटी, कब कब करवाना है, कैसे करवाना है, आपस में स्कोप डिसाइड कर लो। हम बीच में एंटर नहीं करेंगे, सीजी का कोई रोल प्ले नहीं है। आप क्या चाहते हैं, कैसे रिपोर्ट चाहते हैं,
कब कब इंटरवल्स पे होनी चाहिए, क्या फॉर्मेट में होनी चाहिए, सर ये आपका इंटरनल डिस्कशन मैटर है। आप जिसने अपॉइंट करा, जिसको करा, बैठकर आप में बात कर लीजिए। नेक्स्ट इज लीगल रिक्वायरमेंट्स। Legal requirements for existing companies. If an existing company satisfy any of the criteria laid down under Rule 13, prescribed Rule 13, that is, it falls under the prescribed classes of companies for the purpose of this section। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि सर ये तो जब आया, जब ये रूल आया कि लिमिट्स हमारी 25, 50, 100, 200, हो सकता है पहले तुम कवर्ड नहीं हो रहे थे पुराने लॉ के अकॉर्डिंग, बट आज तो कवर्ड हो रहे हो ना। तो आपको ट्रांजिशन टाइम दिया गया कितना, 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर वो कंप्लायंसेस करने शुरू कर दो। समझ गए ना, पहले अप्लाई नहीं होते थे अलग बात है, पहले लॉ के अंदर आप कवर नहीं होते थे अलग बात है, बट अब तो कंपनीज एक्ट नया आ चुका ना। अब 6 महीने का आपको टाइम दिया, इट शेल विद इन 6 मंथ कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 138 एंड रूल 30। कहीं आप सोचो जी मैं तो पुराने के अकॉर्डिंग अप्लाई, अब पुराने की बात छोड़ना, अब नया एक्ट एप्लीकेबल है तो नए के अकॉर्डिंग तुझे बता तो दिया कि 6 महीने का टाइम दे रहे हैं जी, अगर कवर होते हो तो अपने कंप्लायंसेस पूरे। और ये भी इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ये एक्ट चेंज हुआ था, अगर ना होता फिर तो नेचुरली सर पुराने के अकॉर्डिंग चल रहे होते आप। क्लियर हुआ? सो यहाँ पे लिमिट्स की अगर मैं दोबारा रेपिटेशन करूं, 138 के अंदर हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। पहली बात लिस्टेड कंपनी, दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तीसरा प्राइवेट कंपनी। लिस्टेड सब पे एप्लीकेबल, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे 25, 50, 100, 200। 25 क्या था, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्लियर? 50 क्या था, पेड अप शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 100 क्या था, एलबी, लोन्स एंड बोरिंग्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्डिंग जो साथ में होती है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एंड 200 क्या था, याद रखना, 25, 50, 100, 200। प्राइवेट के ऊपर 2 ही कंडीशंस, पहला एलबी, लोन्स बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दूसरा टर्नओवर 200 करोड़ और मोर। आपके ऊपर सर इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होगा। एंड मेन चीज इसमें जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, पहले 2 पॉइंट्स ही, एक किसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है एंड दूसरा लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये 2 चीज याद रखनी जरूरी है। एंड आपको मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कि सर वो एम्प्लॉय है या नहीं है। क्लियर? वो सीए या सीएमए को अपॉइंट कर लिया, कर सकते हो ना, या इनके अलावा किसी और प्रोफेशनल को हायर कर लिया, कर सकते हो। सर उसके पास तो सीओपी नहीं है, फिर कहां लिखा हुआ है? आप प्रोविजन को ना, जो लिखा होता है एक बार ना रिस्पेक्टिव दूसरा भी व्यू पॉइंट पढ़ा करो, क्योंकि वो पूछेगा ही, सीधा थोड़ी पूछेगा, वो क्वेश्चन आपसे ट्विस्ट करके पूछेगा, जहां पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। क्लियर? तो मेन ये सारे पॉइंट्स, इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, हमें को मतलब नहीं। क्लियर? कंपनी का इंप्लॉय हो, आउटसाइडर हो, कोई इशू नहीं है, प्रैक्टिस में है या नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीए, सीएमए या कोई अदर प्रोफेशनल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिस इज इंटरनल ऑडिट जस्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द ऑडिट कमेटी, व्हाटएवर। क्लियर? यहां पे सर हमारे छोटे छोटे सेक्शन सारे कंप्लीट होते हैं, बट अब मेन टॉपिक जो हमारा पेंडिंग है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज सेक्शन 135, पेज नंबर कितने, 9.1। हल्की सी इंट्रोडक्शन में करवाऊंगा उसकी एप्लीकेबिलिटी के रिगार्डिंग, क्योंकि बाकी मेन टॉपिक तो हम नेक्स्ट ऑन ही कंप्लीट कर पाएंगे। एंड थोड़ा सा खींचकर इसको करवाना होगा क्योंकि है भी बहुत लेंथी है। एंड आई थिंक सो 4 पेजेस होंगे कम से कम, 4, 5। बहुत अमेंडमेंट्स, आप ये मान लीजिए कि मतलब लॉट ऑफ टॉपिक्स, ये जो रिसेंट अमेंडमेंट लास्ट अटेम्प्ट में आई नवंबर 21 या दिसंबर 21 जिसको बोल रहे हो, उसमें बहुत सारा कंटेंट सीएसआर के रिलेटेड आया। और वो उसके आने का कारण क्या था, प्योरली कोविड क्या आया, हमारा सिलेबस बढ़ा गया। क्लियर? अल्टीमेटली, क्योंकि सर देखो 135 का मोटिव तो कहीं ना कहीं मुझे पहले क्लियर था, क्या कि सर देखो कंपनी भी यहां पे इंडिया में वर्किंग में है, और कंपनी जितना भी काम कर रही है सारी इनपुट प्रोसेस करके आउटपुट भी किसको सेल कर रही है, कर तो सोसाइटी को रही है। तो आई थिंक सो मेरी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोसाइटी के रिगार्डिंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करें, पूरी करें। बट हम कहां समझने वाले कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट कंपनीज एक्ट ने मैंडेट किया, क्या मैंडेट किया
वो कंपनीज जो 135 के अंडर क्या होंगी, कवर अप होंगी, आपको मैंडेटरीली अपने प्रॉफिट्स का, एवरेज नेट प्रॉफिट्स का 2%, अब ये अमाउंट 2% कितनी बनेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन योर नेट प्रॉफिट्स, दैट डिपेंड्स अपॉन योर नेट प्रॉफिट्स। एंड यूजुअली सर जो इनका क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया जिसमें है, इससे पहले ही बड़ी कंपनीज कवर होती हैं, छोटी कंपनीज कवर ही नहीं हुई। क्लियर? 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स का, पिछले 3 साल के एवरेज का, आपको क्या करना होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगाना होगा। वो भी हम बताएंगे कहां कहां एक्सपेंडिचर करना है, हम बताएंगे कि कौन कौन सा एक्सपेंडिचर, कौन कौन सा किया हुआ। अब तुम कहो जी 2% लगाना है, लगा देते, तुम्हारा क्या पता, एंट्री घुमा दो, ठीक है ना, देके पक्के में पेमेंट कैश में तुम निकलवा लो, हो सकता है, होता है, ये भी एग्जांपल्स बताऊंगा सारी, होता है। एनजीओज में जो 80G के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं, मंदिर गुरुद्वारा सारे सब एंट्रियां घूमती हैं, ठीक है ना। अब उस केस में हम आपको बताएंगे, हमारा शेड्यूल 7 बताएगा विच एक्सपेंडिचर इज टू बी एलिजिबल एक्सपेंडिचर। आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे कि हमने सोसाइटी के रिलेटेड ये करा, हम थोड़ी मानेंगे। हमने आपको शेड्यूल 7 दिया जिसके अंदर लॉट ऑफ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पे खर्चा करोगे, इन वर्क्स पे खर्चा करोगे, इन एक्टिविटीज पे खर्चा करोगे, देन एलिजिबल, नहीं अदरवाइज हम नहीं करेंगे। एंड एक नया पॉइंट लेकर आए जो लास्ट अमेंडमेंट में है, एक तो कोविड के रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स बीच में आएंगे कि सर वही ना, लोगों को प्रमोट करने के लिए, और इंडिया में तो वैसे ही फंड्स की जरूरत थी कोविड के टाइम पे, साथ की साथ फटाफट नोटिफिकेशन इन्होंने निकाल दी कि पहले तो उन कंपनीज को पकड़ो जिन्होंने सीएसआर करना ही करना है, जिन्होंने सीएसआर करना ही करना है। क्लियर? अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट्स तो मान लो 100 करोड़ 200 करोड़ भी आते हैं, जो बहुत हाई लेवल की कंपनीज हैं जो इतना प्रॉफिट रिपोर्ट करती हैं। अब 100 करोड़ का 2% कितना हुआ, 2 करोड़ तो खर्च करोगे, हमें तो चाहिए। ऐसे कर, कोविड के ऊपर किया गया खर्चा, कोविड के लिए आपने जो पीपी किट्स बांटी, सामान बांटा, या आइसोलेशन सेंटर्स बनाए, जो भी बनाए, सब एलिजिबल है, सब एलिजिबल है। और वो भी 1 साल नहीं, 3 साल के लिए एलिजिबल कर दिया कि ये सिचुएशन तो रहेगी 20-21, 21-22, 22-23, आई थिंक सो 23-24 तक भी 4-5 साल के लिए कर दिया, एलिजिबल कर दिया, करो खर्चा। कोविड के रिलेटेड अवेयरनेस को लेकर, या मान लो जैसे वैक्सीनेशन के टाइम पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हुई, उसमें भी कंट्रीब्यूट करोगे ना, ले लो, मानेंगे, सब मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर करो खर्चा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और ये मैंडेटरी किया गया। नहीं, कौन पूरी करता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोई भी नहीं करता। आपा कितनी करते हैं, आपा कितनी करते हैं एज अ सोसाइटी का पार्ट होते हुए, कितना हमने कंट्रीब्यूट कर दिया सर? आई थिंक सो बहुत रेयर। कभी वैसे ही तंग बैठे हुए दान पुण्य करने अलग बात है, नहीं तो अदरवाइज तो कोई नहीं करते। वही ना, मैंडेट कर दिया जाए देन अलग बात है। तो कंपनीज के ऊपर मैंडेट किया, कौन सी, पढ़ो, एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 135। Section 135 applies to a company including its holding company, subsidiary company and अब सर यहाँ पे एक अमेंडमेंट और आई, कल्ली कंपनी नहीं, तुम स्कीम लगा रहे थे, ठीक है ना, तुम्हारी कोई अगर होल्डिंग इंडिया में, पहली बात इंडिया में तुम्हारी होल्डिंग कंपनी है, सब्सी कंपनी है, या फॉरेन कंपनी है, क्लियर, हैविंग इट्स ब्रांच ऑफिस और प्रोजेक्ट ऑफिस कहां पे, सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सबके ऊपर मतलब ये नहीं कह रहा सबके प्रॉफिट्स, ऐसे नहीं कह रहा। हो सकता है मेन कंपनी तुम्हारी आउटसाइड इंडिया, मेन कंपनी तुम्हारी आउटसाइड इंडिया, उसकी कोई होल्डिंग कंपनी यहां पे है, क्लियर, या उसकी कोई सब्सिडरी कहां पे है, इंडिया में है, या कोई फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या हुआ, विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैज अ बिजनेस प्लेस इन इंडिया। सर सीएसआर एप्लीकेबल होगा अगर ये लिमिट्स में आ गए। बहानेबाजी नहीं चलेगी कि इंडियन कंपनी लिखा, इंडियन कंपनी नहीं लिखा हुआ, वर्ड क्या लिखा हुआ यहाँ पे, एवरी कंपनी। एवरी कंपनी को साथ में क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, पढ़ लो। अगर कोई होल्डिंग है, सब्सिडरी है, कोई फॉरेन कंपनी है, कोई ब्रांच ऑफिस है, कुछ भी है, इंडिया में है ना, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होंगी जो लिमिट्स मैं तुम्हें बता के जाऊंगा। नहीं तुम तो स्कीम लगा रहे थे सर हमारे तो कल फॉरेन कंपनी इंडिया में, तो क्या करें, पैसा तो इंडिया से कमा रहे हो, पैसा तो इंडिया से कमा रहे हो, प्रॉफिट कहां से आ रहे हैं, आ तो इंडिया से रहे हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंडिया की सोसाइटी के अगेंस्ट है, करनी पड़ेगी सर, करनी पड़ेगी। ये प्रोविजंस आपके ऊपर भी चेकआउट होंगी,
क्लियर? कहीं सोचो जी इंडियन कंपनी होना ही जरूरी है, नो, एवरी कंपनी। आगे चलिए पढ़िए। अच्छा, ड्यूरिंग दी क्या लिखा हुआ है? इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और क्या लिखा हुआ था? ओनली इफ इट सेटिस्फाइज वन और मोर, मतलब सर इनमें से कोई, इनमें से कोई एक, एनी ऑफ द कंडीशन, इनमें से कोई कंडीशन तुमने पूरी कर दी ना, तुम्हारे पे CSR एप्लीकेबल। और एक चीज बताओ नॉर्मल, इससे इंडिया को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो? क्या सरकार चाहेगी कि एक बार अगर तुमने कर दिया किसी का बेनिफिट, कोई इंडिया की भलाई के लिए CSR कर दी, क्या वो कहेंगे अगली बार बंद कर दो? नहीं कहेंगे ना। प्रोविजन पढ़ना, क्या दिमाग लगाया। आगे चल पढ़। पहले तो नॉर्मल लिमिट पढ़। द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी अगर तुम्हारी कितनी है? 500 करोड़ और मोर। पहले तो लिमिट ही बहुत ऊपर है। क्लियर? कि मेरी अगर आपकी कंपनी की अगर नेटवर्थ अगर 500 करोड़ और मोर है, देन आप पे एप्लीकेबल होगा 135। क्लियर? नंबर 2, टर्नओवर ऑफ द कंपनी आपकी कितनी है? 1000 करोड़ और मोर। ये तो सर प्योरली मतलब बहुत बड़ा क्लोज हो गया अपने आप में। या तीसरा, नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी कितना है? ये कम रखती है। मोस्टली इस वाले में फॉल हो जाता है। सर 1000 करोड़ की टर्नओवर, ये तो लिस्टेड जो बहुत बड़े लेवल के ब्रांड हैं उन पे होगा। क्लियर? या 500 करोड़ की नेटवर्थ होना, टर्नओवर तो ज्यादा हो सकती है, नेटवर्थ हमेशा कम होती है। टर्नओवर तो क्या है? परचेज सेल है, बिजनेस तो जितना मर्जी बढ़ाओ। नेटवर्थ कितनी रखी? 500 करोड़, इसको कम रखा, क्योंकि यूजुअली पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है? कम होती है। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होते हैं? कम होते हैं, क्योंकि वो तो नेट प्रॉफिट में एडजस्ट हो जाते हैं ना। तो इसका भी कितना रखा? 500 करोड़ और मोर। मोस्टली लास्ट वाला क्लॉज क्या? अगर तुम्हारी कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर है ना, आप पे CSR एप्लीकेबल होगा। और वो नेट प्रॉफिट तुम नहीं बताओगे, हम बताएंगे। तुम्हारा क्या पता तुम नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हो? तुम तो दिखा दोगे कि 4.5 करोड़ है। हम कैसे मान लें? हम कैसे मान लें? डेफिनेशन मैं बताऊंगा कि मैं नेट प्रॉफिट किसको मानता हूं, मैं किसको इंक्लूड करता हूं, किसको एक्सक्लूड करता हूं। हम नहीं सर ऐसे चलेंगे। तुम तो हर बार वही है ना, देखो प्लानिंग तुम भी लेकर चलोगे, दिमाग अलग भी लेके बैठा है। तुम बचाने की कोशिश करोगे, वो लगाने की कोशिश करेगा। अलग कहता है सर ऐसे नहीं, नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम बताएंगे। तो हम क्या करते हैं? हम पहले ही प्रॉफिट ऐसे सेट करते हैं, क्लियर, कि आप जल्दी जल्दी इसके अंदर कवर अप ना हो, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्लियर लिखी हुई है कि इन्होंने ये चीज इंक्लूड करनी है, ये चीज एक्सक्लूड करनी है। हम पहले ही प्रॉफिट ऐसे सेट करते हैं कि तुम्हारा इंक्लूड एक्सक्लूड करने के बाद डाउन ही आए, कि इसके अंदर कवर अप ना ही हो। ठीक है ना? बट अगर सर एक लेवल के बाद जा ही रहा है, मैं भी कंट्रोल नहीं कर सकता उसको, क्योंकि कंपनीज के केस में हम भी एंट्री घुमा नहीं सकते, ट्रांसपेरेंसी बहुत है। क्लियर? जो हुआ तो हुआ है। एंड जो एंट्री बैंक के थ्रू आई है यार, मैं कैसे मुकर दूंगा उसको? मैं कैसे उसको रिवर्स कर दूं? वो तो नहीं हो पाएगी ना। GST रिटर्न्स फाइल हो रखी हैं, टर्नओवर में वो गया हुआ है, तो सर वो रिवर्सल पे नहीं जाएगा, वो तो अब रहेगा ही रहेगा। फिर ठीक है सर, आप पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आपकी कंडीशन क्वालिफाई हो गई। आगे चलिए। देन एवरी कंपनी which ceases to fulfill the above criteria for 3 consecutive फॉर कितना? 3 फाइनेंशियल कंजिक्यूटिव मतलब लगातार। स्कीम पता क्या लगा रहे हैं? कहते जी एवरी कंपनी विच सीजेस टू फुलफिल द अबव क्राइटेरिया, जो ऊपर तुम ये क्राइटेरिया पढ़कर आए हो, क्या? नेटवर्थ कितनी? 500 करोड़ और मोर। टर्नओवर कितनी? 1000 करोड़ और मोर। और नेट प्रॉफिट कितना? 5। कोई भी कंडीशन अगर आप लगातार 3 साल इन क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते, लगातार 3 साल इन क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते, ना मेरी नेटवर्थ, ना मेरी टर्नओवर, ना मेरा नेट प्रॉफिट, मैं किसी में नहीं आ रहा, और 1 साल नहीं 3 साल हो चुके, तीनों साल मेरे पे ये क्राइटेरिया नहीं लगा, देन CSR हटेगा। अब लेट इट बी 1 साल, मैं एग्जांपल ले रहा हूं सर, अपना 2018-19 तेरे पे CSR एप्लीकेबल हुआ। समझ लेना ध्यान से पॉइंट, ये बड़ा कंफ्यूजिंग बनेगा। तेरे पे CSR एप्लीकेबल हुआ 2019-20 में, तुम कह रहे हो मैं लिमिट के अंदर नहीं आता, क्या CSR हटेगा? 2021 में आप फिर कह रहे हो मैं लिमिट में नहीं आता, क्या CSR हटेगा?
इस साल भी 21-22 में आपके हालात ऐसे हैं कि आप कवर नहीं करेंगे, क्या सीएसआर हटेगा? यस, अब हटेगा, क्योंकि 3 साल लगातार मैं थ्रेशहोल्ड्स में कवर नहीं हो रहा। आगे से इसी साल से मेरे को सीएसआर एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं है। लाइन दोबारा पढ़, क्या लिखी है? एवरी कंपनी, पर दोबारा, every company which ceases to fulfill the above criteria for 3 consecutive years, हाँ, financial years, shall not require। सर 3 साल लगातार इन पॉइंट्स के अंदर तुम नहीं आने चाहिए। अच्छा, मतलब पता क्या है, तुमने यहां पे क्या कहा, सीएसआर क्यों नहीं हटेगा? तो सर कहने का मतलब ये हो गया ना, वंस एप्लीकेबल 3 साल तो चलेगा। दोबारा सुन लो, वंस एप्लीकेबल, अगर 18-19 एक बार हो गया, और हटेगा कब? अगर हटेगा कब? अगर 3 साल लगातार नहीं आओगे, मान ले 19-20 में तुम नहीं आए, हटेगा थोड़ी, सीएसआर तो करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल एप्लीकेबल था, क्योंकि पिछले साल एप्लीकेबल था। 20-21 में तुम दोबारा फिर आ गए, तेरे 3 साल फिर रिन्यू हो, फिर तो गेम दोबारा फिर रिन्यू होगी 3 साल की। समझ गए ना? तो मतलब इन्होंने बड़ा सिस्टमेटिक, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, जहां सरकार को दिखा फायदा कि बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है कि इंडिया में कंट्रीब्यूट ही करोगे, इंडिया में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करोगे। मैं ये थोड़ी कहूंगा कि एक साल आपने खर्चा कर दिया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, तो नेक्स्ट ईयर करने की जरूरत नहीं है। करो, हर साल करो, वैसे भी इतना पैसा कमा रहे हो। सरकार तो यही कहती है, करो खर्चा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो। हाँ, माफ तब करेंगे, पूरे नखरे के साथ माफ तब करेंगे अगर 3 साल लगातार इन क्राइटेरिया में फॉल नहीं करोगे, देन सीएसआर का क्लॉज हट जाए। कोई कमेटी नहीं बनानी, कोई आपने वहां पे किसी तरह का एक्सपेंडिचर नहीं करना, नहीं, अदरवाइज चुपचाप 3 साल तक ना खर्चा करते जाओ। और रब ना करे अगर दोबारा किसी में फिर आगे तो 19-20 में, 20-21 में, या किसी भी साल में दोबारा फिर 3 साल, 21-22 आगे 3 साल, फिर तो बात वही है ना, वंस एप्लीकेबल नेक्स्ट ऑन, वो तो चलता जाएगा। हटने का बताया, हटने का बताया, हटाएंगे कब? जब लगातार 3 साल इन क्लॉजेस में नहीं आएंगे। हाँ जी बताइए। इस क्वेश्चन में फिर 21-22 में सीएसआर अप्लाई हो रहा है, ये जो आपने एग्जांपल लिया? बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट ईयर से नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर से नहीं होगा, 3 साल तो करना पड़ेगा सर। हाँ, 22-23 में जब आप देखते हो ना, कि मैंने कहा था जिस ईयर सीएसआर एक्सपेंडिचर करना है या नहीं करना है, ये लिमिट कौन सी देखते हो? ये लिमिट्स जो तुम देखते हो, नेटवर्थ, ये वाला प्रोसीडिंग देखते हो ना, समझ गए? प्रोसीडिंग देखते हो ना, ये पॉइंट्स। तभी कह रहा हूं, ये पॉइंट जितनी डिबेट पे लेके जाना उतनी डिबेट पे ले जाओ, ये उतने कंफ्यूजिंग बन जाएंगे, बट मेक इट वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। मैंने हटने का बताया कि तुम्हारे पे सीएसआर अप्लाई तब नहीं होगा जब लगातार 3 साल इन कंडीशंस में फॉल नहीं करोगे। मतलब अगर फॉल कर गए फिर तो बात ही खत्म, नहीं भी करे कम से कम 3 साल तो चलना पड़ेगा। क्लियर? अब लेट इट बी 18-19 जो भी आपका पॉइंट था, सर आपको सीएसआर करना पड़ेगा, लगातार चलना पड़ेगा सर, इस साल भी, अगले साल भी, उससे अगले साल भी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ये चीज, यस। अच्छा, करना क्या है? करना क्या है? शैल नॉट, आगे क्या लिखा है? शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू, मतलब अगर तुमने ये क्राइटेरिया 3 साल तुम्हारे पर नहीं एप्लीकेबल हुआ, तो इन दैट केस आपको क्या करना है सर? आपको ना तो कोई सीएसआर कमेटी बनानी, क्या लिखा ओवर, ना तो कोई सीएसआर कमेटी बनानी है, और ना ही कोई प्रोविजंस का 135 का कंप्लायंस करना है। सब कुछ माफ, सब कुछ माफ। क्लियर? एंड टिल, आगे देख ले वर्ड क्या लिखा हुआ है, टिल सच टाइम, जब तक दोबारा इस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आता। तो सर एक बार अट्रैक्ट हो गए ना, यूजुअली अट्रैक्ट रहोगे, कवर अप होने के चांसेस हर बार क्या होंगे? ज्यादा ही होंगे अगर वंस अट्रैक्टेड हो गए, और बचने के चांस बहुत ही हार्ड है, क्योंकि 3 साल की कंडीशन आ गई, कंपनी ग्रो भी करेगी। समझ गए ना? क्योंकि देख, अब 3 साल का टाइम, सर किसी ना किसी साल तो फंसोगे, और जिस दिन फंस गए 3 साल फिर रिन्यू हो जाएगी। समझ गए ना? तो स्कीम से इन्होंने क्या लगाया, ये चीज पॉइंट एप्लीकेबल किया कि वंस एप्लीकेबल, तो ये मान के चलो 3 साल तो चलना पड़ेगा, क्योंकि वो कंडीशन कब खत्म होगी? अगर 3 साल दोबारा इसमें कवर अप नहीं होंगे। ये चीज हुई क्लियर? नेक्स्ट आगे पॉइंट क्या है जी? कॉन्स्टिट्यूशन से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, यहाँ पे सीएसआर कमेटी को लेकर एंड जितने भी पॉइंट्स हैं। क्लियर? कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको वाइंड अप करने की, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स नॉर्मल भी होंगे, इजी कंटेंट भी होगा, बट वैसे लेंथीएस्ट काफी गिवन,
ठीक है ना। तो जैसे पॉसिबल हो पाया कल का लेक्चर थोड़ा बड़ा लेकर इसको ऊपर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, इस टॉपिक को खत्म करें, नेक्स्ट आगे पे स्टार्ट करें। ओके जी, थैंक्स अ लॉट।